सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हुई है। राइट गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हमारे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमने कुछ जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज का लेक्चर जो है आगे फर्दर फीचर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला फीचर रहने वाला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है गाइस, देखिए आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा पिछले पार्ट में। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और जो आगे आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये तो है आम नागरिकों के लिए, जो आम जो लोग हैं, आम जो नागरिक हैं, ठीक है, आम जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये दिए गए हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है गाइस, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये किसके लिए है? ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है। ठीक है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, दैट इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, अब देखिए जो डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। ठीक है, क्या है? प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। ठीक है गाइस, देखिए यही जो है वो डिफरेंस है छोटा सा डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट्स में। देखिए फंडामेंटल राइट्स का क्या है ऑब्जेक्टिव? ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ठीक है, जबकि डीपीएसपी का क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ठीक है, आई होप आप ये डिफरेंस जो है वो समझे होंगे। ठीक है, और देखिए यही चीज यहां लिखी है, दे सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी काम कर रही है, कोई भी पॉलिसी ला रही है, तो वो किसके प्रति होनी चाहिए? जो लोगों का वेलफेयर है उनके लिए। ठीक है, सो क्या एस्टेब्लिश करना है? एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। ठीक है, आई होप आप डीपीएसपी का मतलब समझे होंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें काफी ज्यादा जो है प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो हम जब अपना डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से उसे कवर करेंगे। अभी तो हम जस्ट एक हाइलाइट्स ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूड मतलब की जा रही हैं, बट अच्छे से एक्सप्लेन करके जब हमारा डीपीएसपी चैप्टर आएगा, ठीक है, सो उसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सेम है यही, हम जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग देखेंगे, यही फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी चीजें हैं ये हम आगे देखने वाले हैं, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अभी हम जस्ट फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, हम उनका जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन टाइप हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका कोई वायलेशन करे, अगर वो वायलेट हो, ठीक है, अगर उनका वायलेशन हो तो क्या होगा? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? जस्टिसिएबल हैं इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है इन नेचर, मतलब अगर वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, सरकार के लिए जो गाइडलाइंस है, अगर सरकार उनको मतलब देखते हुए अगर काम नहीं भी करती है, सो आप जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट सिंपली मीन्स कि जो डीपीएसपी है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमें राइट्स मिले हैं उस तरह हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, वो चीजें भी हम इसमें देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो सिटीजन की, वो उसमें नहीं दी गई थी। दैट सिंपली मीन्स कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ठीक है, सो ये कब इंक्लूड की गई, ये कब ऐड की गई, अब वो देखते हैं। देखिए इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेट स्टेटमेंट भी आपको आ सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे जो कुछ जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको ऐसी जो स्ट्रेट स्टेटमेंट भी आ सकती है। ठीक है, तो कब ऐड किया गया था इन्हें?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशंस पे थी ये? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, मतलब ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी तो ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10, ठीक है। बट टोटल आज के टाइम पे आप देखोगे तो कितनी है? 11 है, ठीक है। और 11th जो है वो कब ऐड की गई थी? 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। जब ओरिजिनली आई थी तब तो हमारे पास थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, पर जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, आज के टाइम पे याद रखिएगा टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड कब की गई थी? 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, ठीक है। तो इसमें भी काफी ज्यादा जो 11 जो हमारी ड्यूटीज हैं वो हम चीजें आगे देखेंगे, बट कुछ ड्यूटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, हम वो पढ़ लेते हैं, बाकी अच्छे से जो एक्सप्लेन करके कब पढ़ेंगे हम? जब हम अपना फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे है? पार्ट 4A में, ठीक है। अब ऑब्वियसली बाद में ऐड की गई है, सो जो पार्ट 4 है उसके ए उसमें जो है वो 11 ड्यूटीज जो है वो रखी गई हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ देखते हैं क्या ड्यूटीज हैं, जैसे कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। अपने संविधान का, अपने नेशनल फ्लैग का, अपने नेशनल एंथम का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। अपने कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ब्रदरहुड की जो है वो स्पिरिट जो है वो प्रमोट करनी है, मतलब भाईचारा जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। और जो हमारा मिश्रित या कंपोजिट कल्चर है उसका जो रिच हेरिटेज है उसको क्या करना है? प्रिजर्व करना है एंड सो ऑन, ठीक है। वो बाकी की जो है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 4 हैं, ये आप याद रखिएगा, बाकी हम अदर जो है वो फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है फीचर, वो है अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। देखिए बहुत मेन फीचर है ये, ठीक है। और ये वर्ड जो है ये आपने आई थिंक शायद सुना भी हो काफी बार, और नहीं सुना तो चलो कोई नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए सेक्युलर का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोलता, किसका? इंडियन स्टेट का या इंडिया का, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ कोई झुकाव नहीं है हमारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, देखिए जैसे कि नेपाल है, ठीक है। नेपाल कहता है अपने आप को कि वो क्या है? एक हिंदू रिलीजन कंट्री है। क्या है? एक हिंदू रिलीजन कंट्री है। सेम अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो वो क्या बोलता है? वो किसको फॉलो करता है? इस्लाम को, ठीक है। वो मानता है हमारा धर्म इस्लाम है, सो वो क्या फॉलो करता है कि हमारा जो है वो इस्लामिक, पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? इस्लामिक कंट्री है वो, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि इंडिया में हिंदू है, हिंदू का मतलब वो है या इसका वो है। ये किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन जो है वो नहीं बताता, ठीक है। एक तो सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि सबके सब रिलीजन या तो इक्वल है, ठीक है। सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ कि सबके सब रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में क्या है? इक्वल है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। किसी भी रिलीजन का पर्सन है वो यहाँ पे आराम से रह सकता है। दैट सिंपली मीन्स कि हमारी जो स्टेट है वो क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है, कि बहुत सारे रिलीजन यहाँ पर हैं, बट एक ऑफिशियल रिलीजन जो है वो हम ऐसे फॉलो एज सच नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए अब आपके माइंड में ये चीज आएगी भी, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आ भी चुका है मेंस में, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है, ठीक है। चीज आप याद रखिएगा कि क्या ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिवील करते हैं कि जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर है, ठीक है। जो इंडियन स्टेट का जो करेक्टर है वो क्या है? सेक्युलर है। ऐसे क्या प्रोविजंस है? तो हम वो चीजें कुछ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। याद रखिएगा जो सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था प्रीएम्बल में वो कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। प्रीएम्बल क्या सिक्योर कर रहा है? सारे सिटीजन की उनकी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
ठीक है, अब कुछ देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे प्रोविजन है जो बताते हैं सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, देखिए पहली चीज क्या बोलता है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस, जो है आर्टिकल 14, याद रखिएगा ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा बार आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है। ठीक है, पर ये चीज आप अभी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, कि स्टेट मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, दैट ही हैज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, किसके अंदर है, आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि जो स्टेट है वो मतलब किसी भी सिटीजन को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे किसी भी सिटीजन को क्या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, कि अगर ऐसा कहे कि भाई तू इस रिलीजन का है, तू इस रिलीजन का है, तो तू पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन का है, तो उसको रिलीजन के बेस पे किसी भी सिटीजन को जो इंडिया का सिटीजन है उसको रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट या उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह है आर्टिकल 15। ठीक है, और आप समझ लीजिए कि देखिए सेक्युलरिज्म को बता रहा है ये, याद रखिएगा। सेक्युलर मैंने पहले भी बताया कि ऐसा कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, चलिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को क्या है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जितने भी सिटीजन हैं उनको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब देखिए सिटीजन तो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। ठीक है, मैंने पहले ऊपर भी बता दिया कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन को रिलीजन के बेस पे, पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की भी बात आएगी तब भी किसी को, तब भी क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल पर्सन्स आर इक्वली, देखिए जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है कि जो भी उनका रिलीजन है, ठीक है, वो अपने रिलीजन को, कोई भी रिलीजन है उसको क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं, मतलब कि उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, जो भी रिलीजन वो अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं, अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, उनको इस चीज से नहीं रोका जा सकता, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन ऑल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी उसका सेक्शन है, ठीक है, तो क्या है, उनके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ये किसमें है, आर्टिकल 26 के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है सेक्युलर चीज से रिलेटेड, तो यही चीजें आपको मेंस में लिखने के काम आएंगी। पर हाँ, बस ये चीज है कि इसको आप थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखिएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। बट इस तरह से लिखेंगे तो एक जो है वो एग्जाम में एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 27 में क्या बोला था, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, कि अगर कोई पर्सन कोई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो उसके ऊपर किसी का मतलब क्या है, कोई टैक्स, ऐसा कुछ नहीं कि उस पर किसी पर्टिकुलर चीज का टैक्स लगाया जाए। ठीक है, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है ऐसा कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। ठीक है, ये किसमें बताया, आर्टिकल 27 के अंदर। वो फ्रीली क्या है, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ठीक है, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, नहीं दी जाएगी, कहां पे, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, स्टेट के द्वारा। ये किसमें है, आर्टिकल 28 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है, कोई भी सिटीजन है, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, उनके पास क्या है, राइट है कि वो अपने जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है या उनका कल्चर है, उसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। वो किसमें है, आर्टिकल 29 के अंदर। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है, शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस।
ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको क्या है, राइट है क्या करना, एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो भी उनकी चॉइस का है। ठीक है, वो किसमें, आर्टिकल 13 के अंदर। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए अभी तक तो जो हमने पढ़े ये सारे फंडामेंटल राइट के अंदर है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है ये किसके अंदर है, डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, और इसको भी, ये बहुत मेन चीज है, और इसको जो है वो जब डीपीएसपी आएगा तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें हैं, ये किसके अंदर है, किसका मतलब चीज, क्या चीजें शो करती हैं कि जो हमारा इंडियन स्टेट है, ठीक है, उसका जो करेक्टर कैसा है, सेक्युलर है। मतलब इंडियन स्टेट जो है वो हमारा क्या है, सेक्युलर है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे इंडिया के और वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का, और जो इंडिया का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है ना सेक्युलरिज्म, वो क्या बोलता है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। ठीक है, जो रिलीजन है और स्टेट है उसमें क्या है, कंप्लीट क्या है, सेपरेशन है। बट इंडिया जो है वो क्या है, मल्टी रिलीजियस कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, कि जितने भी रिलीजन है उनको क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट। देखिए ये मैं चीज आपको पहले भी बता दी। ठीक है, कि ऐसा कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पे नहीं माना गया, जैसे नेपाल की बात करूं की मैंने, या मैंने पाकिस्तान की बात की मैंने। ठीक है, तो इनमें तो क्या है, पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो माना गया है, पर हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो जितने भी रिलीजन है वो क्या है, इक्वल है, उनको क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट है सारे के सारे रिलीजन को। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आपने अगर मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हमने जो वो चैप्टर्स करे हैं कंप्लीट, अगर आपने वो पढ़े हैं, ठीक है, वो एक्ट्स पढ़े हैं, तो आपने उसमें देखा होगा 1909 का जो आया था, 1919 में जो आया था, और 1935 में जो आया था। ठीक है, इन तीनों में है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की हुई है। 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स के लिए, अगर आपको याद हो। 1919 में से बढ़ा के कर दिया गया था सिख वगैरह और अदर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात आई थी ना, इसको क्या कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था, इसे क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, बट याद रखिएगा, एक टेम्पररी रिजर्वेशन दी गई है, किसके लिए, एससीज और एसटीज के लिए, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या है, टेम्पररी रिजर्वेशन दी गई टू एंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए उन्हें क्या है, टेम्पररी रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, किसके लिए, एससीज के लिए और एसटीज के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, किसके लिए करी गई है, लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए हर कोई सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, जिसकी एज जो है 18 साल से अबव है, ठीक है, उसके पास क्या है, राइट टू वोट, उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, किसके बेसिस पर के, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। ठीक है, आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप चाहे किसी भी रेस, मतलब कोई भी रेशियल है, जिस मर्जी मतलब किसी भी कलर के हैं, ठीक है, या फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका क्या जेंडर है, क्या लिटरेसी है, आप कितना पढ़े हैं, जो भी चीजें हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, तो ये कोई चीज नहीं देखी जाएगी, आपको है राइट टू वोट। ठीक है, आप क्या है, अपना आप वोट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, देखिए वोटिंग एज जो थी ना पहले, वो थी 21 साल, बट उसे कम करके क्या कर दिया गया था, 18 साल। और कब किया गया था, ये चीज हमें देखना जरूरी है, बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, 1988 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 61, उसमें क्या किया गया था, जो 21 ईयर्स थी उसे कम करके कितना कर दिया गया था, 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट ये है, आज के पार्ट का जो लास्ट हमारा रहने वाला है फीचर, वो देख लेते हैं। इसके बाद जो इसके अगला जो पार्ट आएगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आज सेकंड लास्ट पार्ट है, तो इसका जो आज का जो लास्ट फीचर है वो देख लेते हैं। कहता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इज फेडरल एंड ड्यूअल पोलिटी, दैट इज इन
एक तो सेंटर में और एक स्टेट में है, ठीक है। बट इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि यूएसए में, अगर आपने सुना है, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, यूएसए में जो स्टेट्स के पास अपनी, मतलब आपके पास अगर आप यूएसए में रहेंगे, अगर आप यूएसए के सिटीजन हैं तो आपके पास दो सिटीजनशिप होंगी, एक तो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहां की, और एक सेंटर की, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में चाहे ड्यूअल पॉलिटी है, सेंटर है, स्टेट है, बट इंडिया में जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे, वहां किस चीज का कंसेप्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप का, ठीक है। और अभी के लिए तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ, जब हमारा सिटीजनशिप जो चैप्टर है जब वो हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हो, किस तरह से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है आपके पास से, ठीक है। वो सारी सारी चीजें जो है मैं आपको सिटीजनशिप वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आप याद रख लीजिए कि सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी हमारा क्या है, फीचर है एक, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैंने हर एक चीज जो भी यहाँ चीज लिखी थी, ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, वैसे देखिए अभी तो मैंने ज्यादा नहीं कंसेप्ट ये बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक जब कवर करेंगे, चाहे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिटीजनशिप है, कोई भी है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने एज ए आपको फीचर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो डिसलाइक करिएगा, बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।